तो चलिए आज जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सवाल बहुत सीधा है, हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है और आम के बीज से आम का पेड़ ही क्यों उगता है? ये सुनने में बहुत सिंपल सवाल लगता है, पर इसका जवाब साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक रहा है। बिल्कुल। और इसी पहेली का एक और हिस्सा है कि इतनी सिमिलैरिटीज के बावजूद बच्चे अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते? सही बात है। उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस, या जिन्हें हम साइंस की भाषा में वेरिएशंस कहते हैं, वो क्यों होती हैं? और इन्हीं सब सवालों का जवाब जीव विज्ञान की एक शानदार ब्रांच जेनेटिक्स में छिपा है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का सोर्स मटेरियल है और हम इसे लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हम दो फंडामेंटल आइडिया से शुरू कर रहे हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या है आसान शब्दों में? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स, मतलब लक्षण, पेरेंट्स से अपनी प्रोजेनी यानी संतानों में पास ऑन होते हैं। बेसिकली यही हेरिडिटी को आधार है। और वेरिएशंस? वेरिएशन वो डिग्री है, वो पैमाना है जिससे प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से अलग दिखती है। ये जानकर मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले 8000 से 10,000 ईसा पूर्व में भी ये जानते थे कि वेरिएशन का एक बड़ा कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा है। हाँ, उन्हें इसके पीछे की साइंस भले ही न पता हो, पर वो ऑब्जर्वेशन में बहुत तेज थे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने नेचर में मौजूद वेरिएशंस का फायदा उठाया। उन्होंने वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में से डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जीवों को सिलेक्ट किया और उन्हें डोमेस्टिकेट किया। अच्छा, इसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं? बिल्कुल। पंजाब की साहिवाल गायें इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जिन्हें इसी तरह सिलेक्ट करके ब्रीड किया गया है। वाह। तो जेनेटिक्स की समझ एक तरह से इंसान के साथ ही विकसित हुई है। पर इस कहानी में असली सुपरस्टार की एंट्री हुई 19वीं सदी में, ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सही कहा। उन्होंने 7 साल 1856 से 1863 तक गार्डन पीस यानी मटर के पौधों पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। और जो उन्होंने किया वो उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था, है ना? बहुत ज्यादा। पहली बार किसी ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया था। मतलब उन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, और उनके एक्सपेरिमेंट्स का सैम्पलिंग साइज इतना बड़ा था कि उनके डेटा को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। उनका सबसे ब्रिलियंट मूव क्या था? उनका सबसे ब्रिलियंट मूव था मटर के पौधे चुनना, और उनमें भी ऐसे कैरेक्टर्स चुनना जिनके सिर्फ 2 क्लियर कट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, कोई बीच का रास्ता नहीं था। कुल मिलाकर उन्होंने कितनी वैरायटीज चुनी? उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को सिलेक्ट किया, जो असल में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। यहाँ ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब समझना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब है एक ऐसा पौधा जो कई जनरेशंस तक सेल्फ पॉलिनेशन करने पर भी स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाए। मतलब एक लंबा पौधा सेल्फ पॉलिनेट करने पर हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करेगा। एग्जैक्टली। और एक बौना पौधा हमेशा बौने, कोई सरप्राइज नहीं। तो चलिए उन 7 जोड़ों की बात करते हैं। पहला था तने की ऊंचाई, या तो लंबा या बौना। टॉल या ड्वार्फ। दूसरा था फूल का रंग, वायलेट या व्हाइट। तीसरा फूल की पोजीशन, एक्सियल मतलब साइड में, या टर्मिनल मतलब टॉप पर। चौथा फली का शेप यानी पॉड शेप, या तो फूली हुई इन्फ्लेटेड या फिर सिकड़ी हुई कंस्ट्रिक्टेड। पांचवा था फली का रंग, पॉड कला, हरा या पीला। छठा बीज का आकार, सीड शेप, गोल, राउंड या झुर्रीदार, रिंकल्ड। और सातवां बीज का रंग, सीड कलर, पीला येलो या हरा ग्रीन। हर कैरेक्टर के 2 बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेट्स। बिल्कुल। ओके, तो चलिए मेंडल के क्लासिक प्रयोग को अनपैक करते हैं, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ। इसमें उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। तो उन्होंने एक ट्रू ब्रीडिंग लंबे पौधे को एक ट्रू ब्रीडिंग बौने पौधे से क्रॉस कराया। इस क्रॉस से जो बीज बने उन्हें उगाकर उन्होंने पहली जनरेशन तैयार की, जिसे फिलियल 1 या F1 प्रोजेनी कहते हैं। और रिजल्ट्स क्या? कुछ लंबे, कुछ बौने और कुछ बीच की हाइट के पौधे मिले? नहीं, यही तो चौंकाने वाली बात थी। F1 जनरेशन के सारे पौधे लंबे थे, एक भी बौना पौधा नहीं था। एक भी नहीं? मतलब बौनेपन वाला ट्रेट गायब हो गया। ऐसा ही लगा। लेकिन मेंडल का जीनियस इसी के आगे था। उन्होंने F1 जनरेशन के इन लंबे पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और फिर F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। हाँ,
और F2 जनरेशन में टू एवरीवन सरप्राइज बौने पौधे वापस आ गए। वापस आ गए मतलब वो कैरेक्टर नष्ट नहीं हुआ था, बस कहीं छिप गया था। बिल्कुल। और ये किसी रैंडम नंबर में वापस नहीं आया, एक खास रेशियो में आया। रेशियो? मेंडल ने तो मैथ्स का इस्तेमाल किया था। प्रिसाइजली। F2 जनरेशन में रफली 3/4 पौधे लंबे थे और 1/4 बौने। यानी 3:1 का रेशियो। बिल्कुल सही, 3:1। और सबसे जरूरी बात, कोई मीडियम हाइट का पौधा नहीं था, कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, या तो लंबा या बौना। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने प्रपोज किया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गैमीट्स के जरिए बिना बदले पास ऑन होते हैं। और आज हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। एग्जैक्टली। तो जीन्स बेसिकली यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है। और एक ही जीन के जो अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे लंबेपन का और बौनेपन का, उन्हें हम एलील्स कहते हैं। सही है? बिल्कुल सही। और हम इन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस होता है उसके लिए कैपिटल लेटर, जैसे T लंबेपन के लिए। और जो छिप जाता है उसके लिए स्मॉल लेटर, जैसे T बौनेपन के लिए। हाँ, तो T और T एक दूसरे के अलील्स हैं। इसी से जुड़े कुछ और जरूरी टर्म्स हैं, जैसे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजाइगस मतलब जब अलील की जोड़ी में दोनों पार्टनर एक जैसे हों, या तो दोनों कैपिटल T TT या दोनों स्मॉल t TT। और हेटेरो का मतलब डिफरेंट, तो हेटेरोजाइगस TT में एक कैपिटल और एक स्मॉल पार्टनर होता है। एकदम सही। और जीनोटाइप और फिनोटाइप ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जीनोटाइप पौधे का जेनेटिक मेकअप है, जो अंदर की बात है, TT TT या TT। और फिनोटाइप वो है जो बाहर से दिखता है, लंबा या बौना। बिल्कुल। मेंडल ने देखा कि F1 हेटेरोजाइगस TT का फिनोटाइप एकदम TT पेरेंट जैसा था, मतलब दिखने में दोनों लंबे थे पर जेनेटिकली अलग थे। अच्छा, इसी आधार पर उन्होंने अपना पहला प्रिंसिपल दिया होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि जब फैक्टर्स की एक डिसिमिलर पेयर जैसे TT होती है तो एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेट करता है। जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट कहलाता है। और जो छिप जाता है वो रिसेसिव कहलाता है। एग्जैक्टली। यहाँ T पर डोमिनेंट है। इस पूरे क्रॉस को और आसानी से विजुअलाइज करने के लिए एक टूल है पनेट स्क्वायर। हाँ, ये एक ब्रिलियंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनल्ड C पनेट ने बनाया था। इससे होता क्या है? इससे हम किसी भी क्रॉस के सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 जनरेशन में पनेट स्क्वायर हमें क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि जीनोटिपिक रेशियो 1 TT.2T.1 TT है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो 3 tall.1 dwarf है। ओके, यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर F2 जनरेशन में मेरे पास एक लंबा पौधा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका जीनोटाइप TT है या TT? वो तो बाहर से एक जैसा ही दिखेगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस पहेली को सुलझाने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल किया। टेस्ट क्रॉस ये क्या होता है? इसमें हम उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले पौधे को, जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यानी TT के साथ क्रॉस करते हैं। और रिजल्ट से जीनोटाइप का पता चल जाता है। हाँ, अगर टेस्ट प्लांट TT है तो सारे बच्चे लंबे TT होंगे, लेकिन अगर टेस्ट प्लांट TT है तो आधे बच्चे लंबे TT और आधे बौने TT होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ब्रिलियंट। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पर मेंडल ने हमें जेनेटिक्स के 2 शुरुआती नियम दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, कैरेक्टर्स फैक्टर्स नाम के डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं। दूसरा, फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। और तीसरा, एक डिसिमिलर पेयर में एक मेंबर यानी डोमिनेंट दूसरे यानी रिसेसिव पर हावी रहता है। बिल्कुल। ये लॉ F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के ट्रेट के दिखने को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि F1 में ड्वार्फ ट्रेट क्यों गायब हुआ, लेकिन F2 में वो वापस कैसे आया? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन था, और इसका जवाब मेंडल का दूसरा नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि एलील्स कभी ब्लेंड नहीं होते। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पेयर के दोनों एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, ताकि हर गैमीट को पेयर में से सिर्फ एक ही एलील मिले। अच्छा, इसीलिए रिसेसिव अलील F1 में छिपने के बाद भी F2 में रीअपियर हो पाता है, उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती। एग्जैक्टली। तो मेंडल ने हमें जेनेटिक्स का एक रूल बुक दे दिया, पर जैसा साइंस में अक्सर होता है,
हर नियम के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हाँ, और वही कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल, इसका क्लासिक उदाहरण है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन के फूलों का रंग। जब ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर आरआर को ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर आरआर से क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन आरआर ना तो लाल होती है ना सफेद, तो क्या होती है? वो गुलाबी होती है, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप। मतलब यहाँ ब्लेंडिंग हो रही है। लगता तो ब्लेंडिंग जैसा है पर है नहीं, क्योंकि जब आप इस गुलाबी F1 आरआर को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो F2 जनरेशन में लाल, गुलाबी और सफेद तीनों वापस आ जाते हैं। किस रेशियो में? 1:2:1 के रेशो में। एक लाल, 2 गुलाबी, 1 सफेद। यहाँ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:2:1 है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक और कॉन्सेप्ट है को-डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे अलग है? को-डोमिनेंस में F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हुए एक्सप्रेस होते हैं। इसका कोई उदाहरण? एबीओ ब्लड ग्रुप्स सबसे अच्छा उदाहरण है। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसे जीन आई कंट्रोल करता है, जिसके 3 अलील्स हैं, IA, IB और I। 3 अलील्स? मेंडल ने तो सिर्फ 2 की बात की थी। तो ये मल्टीपल अलील्स का भी एक उदाहरण हुआ। एग्जैक्टली। यहाँ IA और IB दोनों I अलील पर पूरी तरह डोमिनेंट है। लेकिन जब IA और IB एक साथ किसी इंसान में मौजूद होते हैं तब क्या होता है? तो वो दोनों अपना अपना शुगर प्रोड्यूस करते हैं, कोई किसी पर हावी नहीं होता। ये को-डोमिनेंस है, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप बनता है। कमाल है। अभी तक हम एक जीन एक काम के सिद्धांत पर चल रहे थे, पर क्या कोई जीन मल्टीटास्कर हो सकता है? हाँ, और इसी फिनोमेना को प्लेयोट्रॉपी कहते हैं, जहां एक अकेला जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स पर असर डाल सकता है। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? मटर के बीजों में स्टार्च सिंथेसिस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक जीन B इसे कंट्रोल करता है। होमोजाइगस BB वाले बीज राउंड होते हैं और बड़े स्टार्च ग्रेन्स बनाते हैं। और होमोजाइगस BB वाले? B वाले बीज व्रिंकल्ड होते हैं और छोटे स्टार्च ग्रेन्स बनाते हैं। तो हेट्रोजाइगोट यानी BB का क्या होता है? यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। हेट्रोजाइगोट BB में बीज तो राउंड होते हैं, जिससे लगता है कि B पर डोमिनेंट है। पर इसमें कोई लेकिन है। लेकिन उनके स्टार्च ग्रेन्स का साइज इंटरमीडिएट होता है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा लगता है। वाह, तो एक ही जीन सीड शेप के लिए डोमिनेंस दिखा रहा है और स्टार्च ग्रेन साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल। इसका मतलब है कि डोमिनेंस किसी जीन की अपनी फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस फिनोटाइप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये तो जेनेटिक्स को और भी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बना देता है। एब्सोल्युटली। अब मेंडल ने कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल और बढ़ाया। उन्होंने ऐसे पौधों पर काम किया जो 2 कैरेक्टर्स में एक दूसरे से अलग थे, जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ, जैसे राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के बीच क्रॉस कराना। तो उन्होंने RYY को RYY से क्रॉस कराया। और F1 जनरेशन में सभी पौधे RRYY थे, यानी राउंड और येलो। इससे ये कंफर्म हो गया कि राउंड रिंकल्ड पर और येलो ग्रीन पर डोमिनेंट है। बिल्कुल, पर असली मैजिक तो F2 जनरेशन में हुआ होगा, जब उन्होंने F1 को सेल्फ हाइब्रिडाइज किया। क्या मिला उन्हें? F2 में उन्हें 4 तरह के फिनोटाइप मिले। 4 तरह के? हाँ, 9 थे राउंड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, 3 थे रिंकल्ड येलो और 1 था रिंकल्ड ग्रीन। एक खूबसूरत 9331 का रेशियो। एग्जैक्टली। ये इतना स्पेसिफिक रेशियो किस्मत से तो नहीं आ सकता था। इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे प्योर प्रोबेबिलिटी और मेंडल का तीसरा नियम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है तो जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स को एक हाइब्रिड में कंबाइन किया जाता है तो एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरी पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। आसान भाषा में? आसान भाषा में, बीज के रंग को कौन सा एलील मिलेगा, इसका बीज के शेप को मिलने वाले एलील से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों आजाद हैं। ये सोचना ही कमाल है कि मेंडल ने 1865 में ये सब पब्लिश कर दिया था, पर उनके काम को 1900s तक किसी ने पहचाना ही नहीं। ऐसा क्यों? इसके कई कारण थे। पहला, उस जमाने में कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, तो उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं। दूसरा, उनका फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स थे, उस समय के बायोलॉजिस्ट को हजम नहीं हुआ। हाँ,
क्योंकि वो नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन देखते थे। उन्हें ये डिस्क्रीट यूनिट्स वाली बात समझ नहीं आई। और वो मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उस समय बायोलॉजी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एग्जैक्टली वो अपने समय से बहुत आगे थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपने इन फैक्टर्स का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। मतलब वो बता नहीं सके कि ये फैक्टर्स सेल में कहाँ होते हैं। बिल्कुल। फिर 1900 में क्या हुआ? 1900 में 3 अलग-अलग साइंटिस्ट, डिवरीज, कॉरेंस और वॉन चर्मैक ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर। और तब तक टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, तब तक माइक्रोस्कोपी में काफी तरक्की हो चुकी थी, और साइंटिस्ट्स ने सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस को देख लिया था। और फिर किसी ने डॉट्स कनेक्ट किए। हाँ, 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने उन्होंने एक कमाल की चीज नोटिस की। क्या? उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर मेंडल के जीन्स के बिहेवियर के एकदम पैरेलल था। पैरेलल बिहेवियर मतलब जीन और क्रोमोसोम दोनों पेयर्स में होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान दोनों सेग्रीगेट होते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेंडल के लॉज जैसा है। एग्जैक्टली ये देखकर सटन ने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ जोड़ दिया और इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा। ये वो आहा मोमेंट था जिसने मेंडल के एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर्स को एक फिजिकल लोकेशन दी, अ होम ऑन द क्रोमोसोम्स। बिल्कुल। तो थ्योरी तो आ गई, पर साइंस को चाहिए होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। वो किसने दिया? और वो दिया थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने। और उन्होंने एक छोटे से जीव पर काम किया जिसने जेनेटिक्स की दुनिया बदल दी। फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलानोजिना। हाँ, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ही क्यों? क्योंकि वो रिसर्च के लिए परफेक्ट थी। उन्हें लैब में उगाना आसान है, लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते का होता है, एक मेटिंग से सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। और नर और मादा को पहचानना भी आसान है। हाँ, और उनमें लो पावर माइक्रोस्कोप से दिखने वाले कई हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के साथ डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए, ठीक मेंडल की तरह। हाँ, पर उन्हें रिजल्ट्स मेंडल जैसे नहीं मिले। जब उन्होंने 2 जीन्स को स्टडी किया जो एक ही क्रोमोसोम पर थे, तो F2 रेशियो 9:3:3:1 से बहुत अलग आया। हाँ, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल टाइप से कहीं ज्यादा था। ऐसा क्यों हुआ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फेल हो गया? मॉर्गन ने इसका कारण बताया लिंकेज मतलब 2 जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पर हैं। और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उसे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन कहा। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने पाया कि कुछ जीन बहुत टाइटली लिंक्ड थे जिनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता था, जबकि दूसरे लूजली लिंक्ड थे जिनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता था। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स के अलग होने की प्रोबेबिलिटी उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। और इसी इंसाइट को उनके एक छात्र ऑल्फ्रेड स्टूटवेंट ने इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जीन्स के बीच की दूरी का मेजर माना और क्रोमोसोम पर उनकी पोजीशन को मैप कर दिया। ये दुनिया का पहला जेनेटिक मैप था। और आज यही जेनेटिक मैप्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का स्टार्टिंग पॉइंट बनते हैं। ये कमाल है। तो ये यात्रा देखिए, मेंडल के एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर्स से लेकर सटन और बोवेरी के क्रोमोसोमल थ्योरी तक, और फिर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तक, जिसने हमें दिखाया कि जीन्स असल में क्रोमोसोम्स पर सवार होते हैं। ये दिखाता है कि साइंटिफिक आइडियाज कैसे इवॉल्व होते हैं। तो हमने देखा कि जीन कैसे एक साथ सफर करते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि एक ही जीन मतलब कई अलग अलग भूमिकाएं निभाता हो? हाँ, और ये हमें 2 बहुत ही दिलचस्प अवधारणाओं की ओर ले जाता है। पहली है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके। मेंडल के लक्षणों में 2 ही विकल्प थे, फूल या तो बैंगनी था या सफेद। लेकिन असल जिंदगी में कई लक्षण एक स्पेक्ट्रम या ग्रेडियंट में होते हैं, जैसे हमारी त्वचा का रंग या हमारा कद। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लक्षणों को कोई एक जीन नहीं बल्कि कई जीन्स मिलकर नियंत्रित करते हैं। त्वचा के रंग का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसे 3 जीन्स A, B और C कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इनके डोमिनेंट फॉर्म्स मतलब ABC त्वचा को गहरा रंग देते हैं, और रिसेसिव फॉर्म्स मतलब ABC हल्का रंग। तो जिसके जीन्स A, B, B, C होंगे उसका रंग सबसे गहरा होगा और ABCC वाले का सबसे हल्का। बिल्कुल। और बीच के जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे जैसे ABBC, वे एक मध्यवर्ती रंग देंगे। यहाँ हर डोमिनेंट अलील का प्रभाव जुड़ता जाता है, जिसे एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स उतना गहरा रंग।
और दूसरा कॉन्सेप्ट प्लियोट्रॉपी मुझे लगता है इसके ठीक उल्टा है। सही पकड़ा। प्लियोट्रॉपी में एक अकेला जीन एक से ज्यादा लक्षणों पर अपना असर दिखाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी। ये कैसे काम करती है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में एक केमिकल असेंबली लाइन है। एक एंजाइम का काम है केमिकल ए यानी फिनाइल कीटोन्यूरियाइन को केमिकल बी यानी टायरोसिन में बदलना। ओके। फिनाइल कीटोन्यूरिया में इस एंजाइम को बनाने वाला जीन खराब हो जाता है। नतीजा, केमिकल ए इकट्ठा होता रहता है, जैसे फैक्ट्री में कचरे का ढेर। और वो जमा हुआ केमिकल नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल, ये जमा हुआ केमिकल दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। एक मिनट, तो एक जीन में खराबी आई, इसका असर क्या-क्या होता है? इसके कई प्रभाव होते हैं। पहला, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, बालों और त्वचा के रंग में कमी, क्योंकि टायरोसिन पिगमेंट बनाने के लिए भी जरूरी है। तो देखिए, एक जीन में गड़बड़ी ने कई अलग-अलग लक्षणों को प्रभावित कर दिया। यही प्लायोट्रॉपी है। अब तक हम उन जीन्स की बात कर रहे थे जो ये तय करते हैं कि शरीर कैसा दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शरीर नर का होगा या मादा का। ये भी जीन्स का ही खेल है, पर लगता है इसके नियम हर जीव में अलग-अलग हैं। हाँ, इसकी कहानी 1891 में हिंकिंग नाम के वैज्ञानिक से शुरू हुई। उन्होंने कीड़ों में स्पर्म बनते समय एक अजीब सी चीज देखी। क्या देखा उन्होंने? एक स्ट्रक्चर जिसे उन्होंने एक्स बॉडी कहा। उन्हें इसका काम समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि यही एक्स क्रोमोसोम था, और यहीं से सेक्स डिटर्मिनेशन के रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। तो इसके क्या-क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला है एक्सोटाइप, जो टिड्डे मतलब ग्रास हॉपर जैसे कीड़ों में मिलता है। यहाँ मादा के पास 2 एक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, पर नर के पास सिर्फ एक XO। मतलब नर और मादा में क्रोमोसोम्स की संख्या ही अलग-अलग होती है। सही। और इंसानों में? इंसानों और ड्रोसोफिला में XY टाइप होता है। यहाँ नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर होती है। मादा में XX और नर में XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा। इन दोनों ही तरीकों को मेल हेटेरोगैमेटी करते हैं, क्योंकि नर 2 तरह के गैमेट्स या स्पर्म पैदा करता है, एक X वाला और दूसरा O या Y वाला। क्या इसका कोई उल्टा भी होता है जहां मादा 2 तरह के गैमेट्स बनाती हो? जरूर। पक्षियों में ZW टाइप सिस्टम होता है, जो फीमेल हेटेरोगैमेटी का उदाहरण है। यहाँ मादा के सेक्स क्रोमोसोम्स अलग-अलग होते हैं, ZW, और नर के एक जैसे ZZ। तो यहाँ बच्चे का लिंग अंडे पर निर्भर करता है, स्पर्म पर नहीं। एग्जैक्टली। हमारे सोर्स में फिगर 5.12 इन तीनों तंत्रों की तुलना करता है। ये परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही जगह पर सेक्स डिटर्मिनेशन के 3 मुख्य प्रकारों को दिखाता है। A और B में इंसानों और ड्रोसोफिला का XY टाइप है, जहां नर हेटेरोगैमेटिक है। राइट। और C में पक्षियों का ZW टाइप है, जहां मादा हेटेरोगैमेटिक है। ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए बेहतरीन है। अगर हम खास तौर पर इंसानों की बात करें तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? हमारे 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हैं, जो शरीर के बाकी लक्षण तय करते हैं। और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स की है। हाँ, मादा सिर्फ X क्रोमोसोम वाले अंडे बनाती है, लेकिन नर 50% स्पर्म X वाले और 50% Y वाले बनाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि अंडे को X वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है या Y वाला। माँ का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे समाज में लड़कियों के जन्म के लिए महिलाओं को दोष देना, ये वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से गलत और निराधार है। बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता से आने वाले स्पर्म पर निर्भर करता है। और मधुमक्खियों में तो ये कहानी और भी अनोखी हो जाती है। बिल्कुल। मधुमक्खियों में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है। यहाँ लिंग क्रोमोसोम्स के सेट्स की संख्या से तय होता है। वो कैसे? जो अंडा फर्टिलाइज होता है, यानी स्पर्म और एग के मिलने से बनता है, वो एक मादा यानी रानी या वर्कर बनता है। ये डिप्लॉइड होता है, यानी इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। और नर कैसे बनते हैं? जो अंडा अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, वो पार्थेनोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया से सीधे नर यानी ड्रोन में विकसित हो जाता है। ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा। फिगर 5.13 इस अनोखी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसके तो बड़े दिलचस्प नतीजे होंगे। हाँ, नर हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए वे मायोसिस से नहीं बल्कि माइटोसिस से स्पर्म बनाते हैं। और सोचिए, उनका कोई पिता नहीं होता। कोई पिता नहीं होता। और उनके बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन उनका एक दादा होता है और पोते हो सकते हैं। हमने देखा कि जीन्स कैसे अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा परफेक्ट तो नहीं होती होगी।
जब जेनेटिक कोड में कोई गलती हो जाए तब क्या होता है? तब होता है म्यूटेशन। ये डीएनए के सीक्वेंस में होने वाला कोई भी बदलाव है जो जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को बदल सकता है। तो वेरिएशन का एक और सोर्स? बिल्कुल, रिकॉम्बिनेशन के अलावा यही मुख्य स्रोत है। ये बदलाव बड़े स्तर पर हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस, जहां क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट जाए जिसे डिलीशन कहते हैं, या जुड़ जाए जिसे डुप्लीकेशन कहते हैं। और छोटे स्तर पर? छोटे स्तर पर होते हैं पॉइंट म्यूटेशंस, जहां डीएनए के सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव आता है। सिकल सेल अनीमिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इन म्यूटेशंस को जो कारक पैदा करते हैं उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन। इन म्यूटेशन से कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इंसानों में इनका अध्ययन कैसे किया जाता है? क्योंकि हम उनमें मटर के पौधों की तरह कंट्रोल्ड क्रॉस तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली टूल है जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम किसी परिवार के फैमिली ट्री का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि कोई ट्रेट या बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ रही है। इसे करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल होता है जो फिगर 5.13 में दिए गए हैं। हाँ, और इन प्रतीकों को समझना जरूरी है। इसका मूल नियम सरल है। स्क्वायर का मतलब पुरुष, सर्कल का मतलब महिला। और अगर सिंबल भरा हुआ हो तो? अगर कोई सिंबल भरा हुआ है तो वो व्यक्ति उस ट्रेट से प्रभावित है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दो लोगों के बीच मेटिंग दिखाती है और उससे निकली वर्टिकल लाइन उनके बच्चों को। बस इन सरल नियमों से हम किसी भी बीमारी के पैटर्न को ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, मेंडेलियंस और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से शुरू करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किसी एक जीन में गड़बड़ी के कारण होते हैं। फिगर 5.14 में दो तरह के पेडिग्री चार्ट दिखाए गए हैं जो इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने में मदद करते हैं। ठीक है। चार्ट ए एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का है। आप देखेंगे कि ये ट्रेट हर पीढ़ी में मौजूद है, ये पीढ़ी नहीं छोड़ता। और चार्ट बी? वहीं चार्ट बी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का है। ये पीढ़ियों को स्किप कर सकता है, यानी अप्रभावित माता पिता के भी प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। कुछ आम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के उदाहरण क्या है? एक बहुत ही आम उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है और ये लाल और हरे रंग में भेद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। और ये पुरुषों में ज्यादा आम है ना? हाँ, यह पुरुषों में लगभग 8%, महिलाओं लगभग 0.4% की तुलना में कहीं ज्यादा आम है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषों के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उस पे फॉल्टी जीन आ गया तो वे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक पर फॉल्टी जीन हो भी तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद सामान्य जीन उसकी भरपाई कर देता है। तो वो कैरियर बन जाती हैं। बिल्कुल, ऐसी महिलाएं बीमारी की कैरियर होती हैं। हीमोफीलिया भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी एक प्रोटीन बनाने वाला जीन खराब होता है। एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बहता रहता है। यह भी कैरियर मां से बेटे में फैलता है। क्वीन विक्टोरिया का परिवार इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और सिकल सेल अनीमिया, इसके बारे में तो बहुत सुना है। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसे एलील्स HbA जो नॉर्मल है और HbS जो सिकल सेल वाला है से दर्शाते हैं। बीमारी सिर्फ होमोजाइगस यानी HbS लोगों में दिखती है। और इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में छठी पोजीशन पर एक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड मतलब ग्लू की जगह वैलिन यानी वैल आ जाता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के सैकड़ों अमीनो एसिड्स में से सिर्फ एक के बदलने से इतना बड़ा असर होता है? ये कैसे संभव है? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, जहां डीएनए का GAG कोडॉन GUG बन जाता है। इस एक बदलाव से हीमोग्लोबिन की पूरी संरचना बदल जाती है। और उससे रेड ब्लड सेल्स पर क्या असर पड़ता है? कम ऑक्सीजन की स्थिति में ये बदले हुए हीमोग्लोबिन अणु आपस में जुड़कर पॉलीमर बना लेते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स का आकार गोल्ड डिस्क से बदलकर एक लंबी दरांती मतलब सिकल जैसा हो जाता है। फिगर 5.15 में ये बदलाव साफ दिखाया गया है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही खून से जुड़ी बीमारियां हैं। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव समस्या है और सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव समस्या है। इसका क्या मतलब हुआ? थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन चेन्स बहुत कम मात्रा में बनती हैं। ये फैक्ट्री में मजदूरों की कमी जैसा है, माल कम बन रहा है। अच्छा। जबकि सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन चेन बनती तो है पर गलत बनती है, जो ठीक से काम नहीं करती। ये उन मजदूरों जैसा है जो काम तो कर रहे हैं पर गलत तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझ आया।
अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स जीन में नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या या बनावट में गड़बड़ी से होते हैं। कल्पना कीजिए कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स को 2 टीमों में बराबर बांटा जा रहा है। ठीक है। एन्यूप्लॉइडी तब होती है जब गलती से एक टीम में एक खिलाड़ी ज्यादा चला जाए और दूसरी में एक कम रह जाए। इसका सबसे जाना माना उदाहरण शायद डाउन सिंड्रोम है। हाँ, इसका कारण है क्रोमोसोम नंबर 21 की एक अतिरिक्त कॉपी का होना, जिसे ट्राइसोमी ऑफ 21 कहते हैं। फिगर 5.16 में एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति और उसका कैरियोटाइप यानी क्रोमोसोम्स का चित्र दिखाया गया है। कैरियोटाइप में साफ दिखता है। हाँ, कैरियोटाइप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्रोमोसोम 21 की 2 की जगह 3 कॉपियां हैं। और इस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से क्या लक्षण पैदा होते हैं? जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, व्यक्ति का कद छोटा, सिर गोल, मुंह आंशिक रूप से खुला और हथेली चौड़ी होती है। ऐसे लोगों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी से भी डिसऑर्डर्स होते हैं? हाँ, 2 मुख्य हैं। पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति मतलब 47XXY के कारण होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे व्यक्ति में पुरुषों वाले गुण होते हैं, लेकिन कुछ स्त्री वाले लक्षण भी विकसित हो जाते हैं, जैसे जिनाइकोमास्टिया यानी स्तनों का विकास। ये स्टेराइल होते हैं। और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी यानी 45X0 के कारण होता है। ऐसी महिलाएं स्टेराइल होती हैं क्योंकि उनकी ओवरीज अविकसित होती हैं और उनमें दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की भी कमी होती है। फिगर 5.17 में इन दोनों को दिखाया गया है। हाँ, फिगर 5.17 में इन दोनों सिंड्रोम के लक्षणों को चित्रों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आज हमने जेनेटिक्स के एक लंबे सफर को तय किया। मेंडल के सरल नियमों से शुरू करके हमने देखा कि लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशंस ने उस तस्वीर को कितना जटिल और समृद्ध बना दिया है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि पेडिग्री एनालिसिस जैसे टूल्स की मदद से हम इन जटिल पैटर्न को इंसानों में भी समझ सकते हैं, जिससे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बेहतर ढंग से जानने में मदद मिलती है। ये समझना वाकई हैरान करने वाला है कि हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव, एक अक्षर का हेरफेर भी हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमें मानव स्वास्थ्य और विविधता को एक मौलिक स्तर पर समझने का नजरिया देता है और एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। आज की हमारी पूरी चर्चा जेनेटिक निर्धारण पर केंद्रित थी। हाँ, अगर हमारे इतने सारे लक्षण और बीमारियां हमारे जीन्स में पहले से तय हैं, तो ये प्रकृति बनाम पोषण मतलब नेचर वर्सेस नर्चर की बहस के बारे में क्या कहता है? हमारे माहौल, हमारी परवरिश और हमारी अपनी पसंद की हमारे जीवन को आकार देने में क्या भूमिका रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।